ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। एक और मार्कर था ऐसा, हाँ ठीक है। थोड़ी देखिए, जब आप बात करेंगे कि प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी हम लोग रिकॉग्निशन करेंगे सबसे पहला स्टेप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते समय क्या होना चाहिए? वह सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको वहां से एक चीज कैलकुलेट करनी है। वो चीज क्या है? परसेंटेज कंप्लीटेड। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि परसेंटेज कंप्लीशन का कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। दो फॉर्मूला है, ठीक। एक फॉर्मूला है कौन सा, बोलिए, जहां पे हम लोग वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज गिवन। मतलब क्वेश्चन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का होगा? इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं हमको प्रॉफिट नुकसान आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम इतना रुपया देंगे, आपको बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे पैसे के बेस पे चीजों को बनाया जाता है। क्लियर भैया? अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला मतलब भैया वहां पे वो लोग कहते हैं कि जितना आपका खर्चा लगे आप लगा लो, ठीक है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मुझसे ले लेना। वो केस होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो आप कैसे निकालोगे वर्क सर्टिफाइड? यहाँ तो आपने कह दिया कि मान लो मुझे मिलर ने एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग G+4 बनाने दी थी, ठीक है, मैं और मुझसे कहा था कि 10 लाख रुपए दूंगा आपको बनाने का, और मैंने 3 फ्लोर बना लिया। तो मुझे पता है कि भैया 3 फ्लोर बनाए हैं, 5 फ्लोर का 10 लाख रुपया था, तो 3 फ्लोर का कितना हुआ? 6 लाख। तो अगर मैंने 10 लाख में 6 लाख का काम कर लिया तो 60% काम हो गया। ठीक, बट मान लीजिए अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ना पता हो तो क्या करेंगे? इन दैट केस हम लोग जब इसे निकालेंगे ना, दूसरा क्या लिखा है? व्हेन CP इज नॉट गिवन। क्यों नहीं दिया रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपको एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है जानते हो? अभी तक जितना खर्चा किया है और फ्यूचर में कितना खर्च करने का एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब कॉस्ट टिल डेट प्लस फर्दर कॉस्ट मींस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मान लो मैंने 3 फ्लोर बना लिया और मेरा अभी तक खर्च लग गया है 4.5 लाख, और ये एक्सपेक्टेशन है कि और 2 फ्लोर बनाया तो कम से कम 3 लाख का और खर्चा होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अगर आप इस बेसिस पे निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना खर्चा होने वाला है। उसमें तो मैंने ऑलरेडी कितना खर्चा कर दिया है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉस्ट परसेंटेज कंप्लीशन कितना है। इसके बाद जैसे ये स्टेप पूरा होता है, हम लोग के पास ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, क्या कि हम प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करें। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ये परसेंटेज कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। विदाउट दिस परसेंटेज कंप्लीशन आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। व्हाट दिस सेज, ये कहता है कि भैया इफ परसेंटेज कंप्लीशन, एक काम करते हैं, इसे यहां से रब करके ऊपर लिखते हैं, यहां पे लिखिएगा परसेंटेज कंप्लीशन, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा मुझे। इफ परसेंटेज कंप्लीशन इज 0 to 25 या 25% से कम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लेस देन 25। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज इज लेस देन 25%, 25% से कम है। तो क्या करेंगे? अब बताइए लॉजिकली, अगर आपने अभी तक 25% भी काम नहीं किया तो क्या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकोगे?
लॉ आपसे क्या कहेगा, कौन AS7 क्या कहेगा, काम शुरू नहीं किया प्रॉफिट चाहिए ना, पहले काम तो कर, है ना। मान लो आप गाड़ी ले गया तो रिपेयर कराने, अब खड़ा कर तो बोले 12,000 लगेगा, आप बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं कर, बोले लीजिए लाइए 12,000 दीजिए, मतलब आप क्या बोलोगे, दो थप्पड़ मारे, पहले काम कर इसका पैसा ले लेगा, अभी तक काम में हाथ नहीं लगाया पैसा चाहिए तुमको, ठीक। तो लॉ भी कहता है कि अगर इतना कम काम किया होगा तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, इन दैट केस यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग, आपका रिकॉग्निशन क्या हो जाएगा, निल। बट अगर आपका परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 50, मतलब द परसेंटेज इज बिटवीन 25 to 50, इसका मतलब क्या है, ये 25 से 50% का काम है, मतलब ये तो ज्यादा काम कर लिया आपने। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा था एक टर्म सुओ मोटो, दैट मींस एज मच एज डन, आपने उसी बेसिस पे अपने किससे कॉन्ट्रैक्टी से कहा कि भैया थोड़ा बहुत काम तो किया है, जितना वर्क सेटलमेंट होगा पैसे तो दे, ठीक। तो वो भी आपसे कहेगा लॉ भी कि उससे सुओ मोटो बोल के आपने प्रॉफिट पैसे ले लिए, तो बोला हाँ, मतलब रिकॉग्नाइज भी वही बोल के करना, मतलब आपको सारा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना, ठीक। आपने मैक्सिमम कितना काम किया है, आधा, ठीक है, 25 से 75, ठीक। अगर हम एवरेज ले 50 और 25 का तो कितना आता है, एवरेज लो कैलसी में इसका 37.5, ठीक। तो दे सेड कि भैया अगर ऐसा हुआ ना तो आप अपने प्रॉफिट का सिर्फ 1/3 ही रिकॉग्नाइज कर पाओगे, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33, मोस्ट क्लोजेस्ट टू द एवरेज ऑफ द टू, ठीक। अगर इसका जनरल एवरेज हुआ तो वो 37.5 होगा, इसीलिए उन लोगों ने 1/3 रखा है इनटू नेट प्रॉफिट। अभी कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा और, ठीक। नेक्स्ट भैया अगर मेरा काम, मैंने ज्यादा काम कर लिया है, मतलब मोर देन 50% बट लेस देन 90%, अगर आपका काम 50% से 90% के बीच में है तब भैया और रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आप चेक करो 50 और 90 का एवरेज कितना होता है, 70, तो फिर भैया 70 के आसपास तो कोई फिगर लेगा, और फ्रैक्शंस में 70 के आसपास क्या होता है, 66, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा ये लोग, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, क्लियर। आपने कहा भैया अगर हम और चैंपियन निकले तो मोर देन 90% काम कर लिया, मोर देन 90% अगर काम हो गया है तो हम लोग को क्या करना होगा, गो फॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड। वो आपसे कहते हैं आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स के बेस पे क्या निकालिए कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक, क्लियर। ठीक, तो विजिबल है पूरा मोबाइल में, ऊपर साइड लाइट बंद कर दो, साइड ठीक। मैंने आपसे अभी भी कहा था ना कि दोनों फॉर्मूला इनकम्प्लीटेड है, क्यों इनकम्प्लीटेड है वो आप देखिए। अब आप लोगों को शायद एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ाई गई थी, ठीक, जिसका नाम क्या था भाई, हम लोगों ने पढ़ा था उसको किस नाम से, उसे हम लोगों ने पढ़ा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है। अभी आपको ये नोशनल प्रॉफिट तो एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं, मिल सकता है, क्या हो सकता है, मिल सकता है, ठीक। इन दैट केस आपने एवरेज के बेसिस पे 1/3 और 2/3 लिख लिया, ठीक, क्लियर। लोग इस तरह से याद रखते हैं परसेंटेज कम है तो 1/3, थोड़ा बड़ा तो 2/3, ठीक, और बढ़ गया तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मैंने कहा अभी भी फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। एक्चुअली आपको क्या लगता है कि जितना काम आप सर्टिफाई कर दोगे आपको कॉन्ट्रैक्टी सारे के पैसे दे देगा, बोलो देगा, क्यों नहीं देगा, अगर देगा तो क्यों देगा,
और नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, आप ये बताइए मुझे, बताओ एनीवन। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक पूरा नहीं मान लो 3 फ्लोर मैंने बना दिया तो 3 फ्लोर का तो पैसा मिलना चाहिए। बाकी छोड़ के भाग गया। हाँ नहीं अगर छोड़ के भाग गया बहुत अच्छा चीज बोला, नहीं देगा क्यों, आधा काम छोड़ के भाग गया तो कौन बनाएगा, और फिर आप नया कॉन्ट्रैक्टर को पूछोगे तो बोलेगा नहीं सर पूरा कंस्ट्रक्शन बेकार बनाया, एकदम सब कुछ गलत है, पूरा डिमोलिश करना फिर से बनाना। ठीक है, सब वो अपना कारीगरी समझा देगा आपको, ठीक, ताकि पूरे का पैसा उसको मिले, कोई किसी का आधा काम थोड़ी ना रहता। मान लो अगर शादी से पंडित भाग जाए और आप नया पंडित को तो सेम डे शादी करने का, भैया समय खराब है, आपको कौन बोला था समय शादी करें 2 दिन बाद सही समय तभी है, बहुत नुकसान होगा आपको। ठीक, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, पूरे पैसे देते नहीं, कुछ अमाउंट रिटेन कर लेते। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 200 रुपये का मैंने आपको काम दिया था, आपने आधा काम 100 रुपये का काम कर दिया, तो आप मुझसे 100 रुपये पाते हो, बट मैंने आपको आधे ही पैसे दिए, 50 रुपये ही दिए, और मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरा 100 रुपये में ना 80 रुपये कॉस्ट था, 20 रुपये प्रॉफिट था। तो अगर आपको पैसा आधा मिला है तो प्रॉफिट भी आधा ही आपके पास है। ठीक, तो इन दैट केस अगर आप 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे तो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा ना वो पूरा आपके पास है नहीं, उसमें तो कुछ पोर्शन उसने रख लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना मिला। ठीक, इन दैट केस वो इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करते हैं एंड दे सेज भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। मान लो अब मैं कहता हूँ मैंने 3 फ्लोर बनाया था, वो मुझे 6 लाख रुपए देने वाला था, बट मैं भाग ना जाऊं इसलिए उसने मुझे 5,40,000 रुपए ही दिए। तो मैंने आपसे पूछा मुझे वर्क सर्टिफाइड का कितना % पैसा मिला, आपने कहा 90%। मैंने कैसे लगे 5,40,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 90% पैसा मिला। इसका मतलब भैया यही पेमेंट रेशियो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पेमेंट रेशियो, तब मुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेबल है जो आपके पास है। ठीक है, क्योंकि जो 10% नहीं मिला हो सकता वो ना दे, और आप प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सिर्फ वही रिकॉग्नाइज करते हो जो मिल चुका है। क्लियर, तो इन दैट केस भैया ये फॉर्मूला भी एक्सटेंड होगा, एंड उसमें भी क्या लिखेंगे, CR बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें कि कैसे हो रहा है, कोई डाउट इसको लेके नहीं, ठीक है। ठीक, तो आगे मूव करें किसके साथ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो क्या चिड़िया है भैया, समझ ही में नहीं आ रहा, माथे के ऊपर से उड़ गई, इसीलिए हम उसे चिड़िया कहते हैं। ठीक है, सब कुछ बाउंसर जा रहा है ऊपर से, वो क्या है, मैंने कहा भैया एक्चुअली क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट 90% से ज्यादा खत्म हो जाता है ना, तो इट इज सच अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज ऑन द एज और ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, बस खत्म ही होने वाला है, पूरा बिल्डिंग बना लिया, सिर्फ खिड़की उड़की लगाए, कलर करेंगे, काम खत्म। ठीक, तो वही बस काम बाकी रह गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन होता है, तो उसके अंदर आप ये सब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या अभी तो कॉपी नहीं किया था, पानी सुंदर थे गाड़ी का प्रोडक्शन बाकी कॉपी से लिखेंगे, कॉपी से कॉपी करो किसी के, वो फाइल प्रवचन के लिए वेट मत किया करिए, मैं जब लिख रहा था तो आपको कॉपी कर लेना चाहिए, एटलीस्ट कॉपी करते रहना चाहिए। सूरज सर बोलते हैं कि हाँ कि जब हम बोलते रहे तो लिखो मत, हम बोलते हैं, हम थोड़ी ना बोले कि भैया ये परम वाणी है दोबारा रिपीट नहीं होगा, आप लिखते रहो, हम ऐसे भी समझाने में टाइम लेंगे। ठीक है, और आपको चीजों को समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों जानते हो, क्यों मुझे लगता है कि चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक साल नहीं, दो या 3 बार ऐसा होगा आईपीसीसी में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाने वाला हूँ 4 मार्क्स के लिए, और 90% ऑफ द एग्जामिनी जो एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, वो लोग इसका आंसर नहीं लिख पाओ। ठीक, क्या चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा,
एग्जाम में तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपके एक बुक में ना, इनिशियल बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ऐसे ही, वो आपसे पूछता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉस्टिंग पीरियड, ठीक, और वो सारे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के क्वेश्चंस होते हैं। इसके 5 फॉर्मूलाज होते हैं। आईपीसीसी में 3 बार ये क्वेश्चन आया लास्ट 5-7 इयर्स में आई थिंक, ठीक, और उन्होंने 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया, लोगों को फॉर्मूला याद नहीं था, वो 5 तो था क्या, उन्होंने सब कुछ किया, बस वो 5 फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला लर्न नहीं करते, बहुत इजी सी चीज है जिसे आप बड़े आसानी से याद कर सकते, ठीक है, ठीक। आप तो देखिएगा कि वो क्या है, ठीक। अच्छा देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस कर रहे हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज more than 90% completed। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 90% से ज्यादा खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? इन दैट केस आपका स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? भैया मुझे फाइंड करना होगा, खोजते हैं हम लोग, हमेशा जिंदगी से खोज ले, ठीक है। क्या खोजते हैं? सबसे पहले कि आपका प्रॉफिट कितना है। आपने बोला भैया कैसे निकालेंगे एस्टिमेट प्रॉफिट? मैंने कहा बहुत सारा तरीका है इसे फाइंड करने का, ठीक है। पहला तो भैया बहुत इजी है, ईपी मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या है ये भैया? ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। आपको पता है कि इतना रुपये मिलेगा और टोटल खर्चा कितना लगेगा। आप लोग मुझे कैसे पता चलेगा टोटल खर्चा कितना लगेगा? मैंने कहा अभी भी मैंने आपको बताया था ना, सीडीटी प्लस फर्दर कॉस्ट, ठीक है। सीडीटी में और कितना खर्चा करना है, उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको फर्दर कॉस्ट और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा ईपी कितना है। इसके बाद सेकंड स्टेप, इसे हम कहते हैं यूज ऑफ फॉर्मूला। आप फॉर्मूलाज का यूज करोगे। ये फॉर्मूलाज कितने टाइप के हैं? 5। कितने टाइप के हैं? 5 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कौन कौन से हैं ये 5 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज? ठीक, देखिएगा। सबसे पहले पहला फॉर्मूला बहुत इजी है। आपने नोशनल प्रॉफिट में क्या किया था भाई? हमने 1/3 या 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट लिया, फिर उसके अंदर पेमेंट रेशियो मल्टीप्लाई किया। ये भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए परसेंटेज, आपने वो 1/3 और 2/3 किस बेसिस पे निकाला था? परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे। तो इन लोगों ने पहला फॉर्मूला लिखा, उसके हिसाब से प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्यों? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, अब मुझे बताइए परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो उन्होंने पहला फॉर्मूला लिखा ईपी इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आपने कहा भैया मेरा दिल बोला, बोला क्या दूसरा वाला फॉर्मूला को क्यों छोड़ दिया? ठीक है, ना इंसाफी है, धरना प्रदर्शन होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहे। इन लोगों ने दूसरा फॉर्मूला लिखा ईपी इनटू कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ईटीसी सॉरी टीईसी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को कभी कभी लोग ईटीसी भी लिखते हैं, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, ठीक। तो आपने सेकंड परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया, आपको 2 मिल गया। फिर आपने कहा भैया गलत है, बोला क्यों? बोला आपने अभी भी कहा था कि पूरा पैसा थोड़ी ना मिल जाता है, वो तो रिटेंशन करता है ना, तो पेमेंट रेशियो भी सी में आना चाहिए।
मैंने कहा अच्छा ठीक है और खुश रहो। मतलब आपने बोला तो कैसे खुश रहे हो? मैंने कहा थर्ड फॉर्मूला लिख लेंगे पेमेंट रेशियो के साथ। आपने बोला भैया कौन सा वाला, इसमें कि उसमें? मतलब दोनों में। तो मतलब अब ये 2 जो है वो 4 हो जाएगा। देखिए इतना इजी था। मैंने सिर्फ एक याद रखा कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट में परसेंटेज कंप्लीशन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फॉर्मूला परसेंटेज कंप्लीशन का, तो ये 2 हो गया। फिर आपने कहा भैया गलत है, पेमेंट रेशियो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैंने 2 को 4 बना दिया। ठीक, क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा आप बताइए? ईपी इनटू डब्ल्यूसी बाय सीपी इनटू सीआर बाय समझ में आया कैसे मैंने थर्ड फॉर्मूला लिखा? तो फोर्थ क्या होगा आप बताओ अपने तरफ से? ईपी इनटू सीडीटी डिवाइडेड बाय पीईसी इनटू सीआर बाय थर्ड वाला में वर्क सर्टिफाइड। हाँ वो काट सकते हैं, ठीक है, वो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैंने उसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि आप उसको समझ पाओगे कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो अभी जजमेंट नहीं ले पाते कि वो मूवमेंट कैसे हो रहा है। और लास्ट फॉर्मूला क्या है तो फिफ्थ नंबर, ये कब यूज करते हैं? व्हेन ईपी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मतलब आप ईपी निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? मजबूरी फिर से आई, तो मजबूरी आने से क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट किया, आपने क्या कहा? वे काम करते हैं ना पहला, अब मान लो अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो इन पांचों चारों में से किसको पहला ऑप्शन मिलेगा? या जो पहला था। ठीक, तो आपने पहले वाले ही फॉर्मूले में एडजस्टमेंट कर दिया, आपने ईपी की जगह एनपी लिख दिया। क्या लिख दिया? एनपी, और फॉर्मूला क्या बन गया? एनपी इंटू डब्ल्यूसी बाय, दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला जो आप कब यूज करते हो? जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं दिया जाता। आपने मुझसे पूछा भैया इनमें से सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? सबसे बेस्ट फॉर्मूला 3 and 4, कौन सा? 3 and 4, क्योंकि वो सब कुछ कवर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 इज द बेस्ट, ठीक है, मैं कहता हूं नहीं 4 भी है। बोला क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो दोनों अलग अलग केस के है। ठीक है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट हो तो 3 बेस्ट होगा, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला होगा तो 4 बेस्ट होगा। ठीक, और इसलिए हम तो एग्जाम में देता है कि फाइंड द वैल्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएल विद द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज। पांचवे का नाम नहीं लेगा वो, तो क्योंकि नोशनल प्रॉफिट अगर ये हुआ तो वो 4 नहीं होगा, और अगर वो 4 हुआ तो ये नहीं होगा। क्लियर? हाँ, समझ में आया आप सबको कि कैसे करना है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए और उसको बनाएंगे अभी फास्ट। पॉज करना, स्टॉप मत करना। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। पेन दो वहां से। चांदी का अच्छा थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग सबसे पहले लिखे कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,06,000, 3,06,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक, इसके अंदर से आप क्या करोगे? ये मैं डिडक्ट करूंगा
क्या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कॉस्ट, क्या चीज का, ये कंप्लीशन का कॉस्ट है, पूरा काम खत्म करने का। तो भैया इसके अंदर पहला तो आएगा एक्सपेंडिचर टू डेट, मैंने लिखा एक्सपेंडिचर टिल डेट, कितने का है बोलिए, 1,70,000। साथ ही साथ क्या माइनस करेंगे, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, और कितना खर्चा लगने वाला है 30। तो जैसे डिडक्ट करेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जिसे हम ईपी बोल के लिखते हैं, कितने का है 1 लाख, कितना 1,02,000, ये आपका आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू किस किस तरह से निकल सकता है, पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ईपी इंटू WC बाई CP, दैट मीन्स कितना कितना होगा 1,02,000 इंटू 135, कितना है क्वेश्चन में 2 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,06,000। तो इससे एक आंसर आपको मिला। ठीक, कितना आया, इक्वल्स टू रुपीज, बोलिए 66,667 पहला आ गया। अच्छा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सारे फॉर्मूले लगाएंगे। हाँ वहां पे बोला है, देखो ऊपर में क्या, इलास्टिक 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। अच्छा, 4 से करके क्या फायदा? क्वेश्चन बोला है ना, भगवान ने कहा है, क्वेश्चन भगवान होता है, भगवान जो बोलता है उसको करते हैं। भगवान तो बोलते हैं क्वेश्चन बोला है तो बस आपको करना पड़ेगा। वो देखना चाहता है कि आपको चारों मेथड के फॉर्मूलाज याद है कि उसके लिए भी 5 बार क्यों छोड़ दो, उसके लिए भी नहीं, हम चुप चुप आप लोगों को पता है कि वो मेथड तब यूज करते हैं जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब या तो ये 4 होगा या वो 1 होगा, अगर ये 4 होगा तो वो 1 नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट मींस 1,02,000 into 1,70,000 divided by 2,04,000। फिर से आंसर कितना आया 84,000, 85,000। आप लोग आंसर आ रहा है 85। नेक्स्ट वर्ड भैया सी और डी फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इन दोनों का एक्सटेंशन है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम इस वैल्यू के अंदर अगर वो पेमेंट रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर मिल जाएगा, बट आपको लिखना होगा वैल्यूज। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, हम लिखते हैं। ठीक, मैं सी नंबर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ईपी इंटू WC बाई CP इंटू CR बाई WC, ये फॉर्मूला था। आपने पुट किया 1,02,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,06,000 इंटू कैश रिसीव्ड, कितना है क्वेश्चन में 163 डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो भैया पहले ये 2 लाख काट देंगे, ठीक, और फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 54। डी नंबर ईपी इंटू CDT डिवाइडेड बाई TEC इंटू CR बाई WC, दैट मीन्स 1,02,000 इंटू 1,70,000 डिवाइडेड बाई 1,04,000
into 163,200 divided by 2 lakh, कितना आंसर आ रहा है? 69,360. 60 69,360. 6 9 360. 360. तो आपको 4 मेथड से आंसर्स मिल गए। हाँ, क्लियर है? अरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, झाड़ू में से निकालो बैठ के। टाइम वेस्ट नहीं होगा, उससे मार्क्स मिलेगा। ठीक, सभी बचाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और पास होने के लिए ग्रैंड टोटल में 1 या 2 भी बहुत जरूरी होता है। लोग 198 ला के फेल हो जाते हैं आईपीसीसी, मैंने लोगों को 199 में फेल होते हुए देखा। और फिर उसके बहुत होते हैं भाई 1 मार्क्स और देता है, ग्रुप क्लियर रहता है। ठीक, मैं आपसे लाइव एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। मैंने आईपीसीसी फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक, और मेरा दोनों ग्रुप बस कोई 1 मार्क्स के कारण फेल हो गए। मेरे को ग्रुप 2 में 39 दिया था ऑडिट में, 1 मार्क्स और देता तो मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों क्लियर हो जाता, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में 6 मार्क्स शॉर्ट था और ग्रुप 2 में 16 मार्क्स एक्सेस था, ऑल्दो मैं अकाउंट ऑडिट में फेल था 1 मार्क्स के लिए। ठीक, वो 1 मार्क्स देता तो मेरा दोनों ग्रुप क्लियर होता है एक साथ, बट नहीं हुआ। तो 1 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस होता है, और ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं, उसी टर्म में ये क्वेश्चन आया था मई 2011 कॉस्ट के पेपर में ग्रुप 1 में। मेरे क्लासरूम में किसी को भी वो चारों फॉर्मूला नहीं पता, तो सब एक दूसरे से बात करते भाई था क्या, बस यही वाला नहीं किया पूरे चैप्टर से। लोगों ने सोचा था बड़ा क्वेश्चन आता है ना, अगर ये फाइनली भी नहीं हुआ तो 90% क्वेश्चन खत्म रहेगा। उन लोगों ने ट्रिक कर दिया आपके साथ, उन लोगों ने इस क्वेश्चन को 10 मार्क्स में दिया सॉल्व करने के लिए, और कहा था सिर्फ 4 मेथड यूज करो। किसी को नहीं आता था वो 4 मेथड। उस दिन मैंने सोच लिया था कि टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है, और अपने ये कॉन्सेप्ट बनाना है, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे बुरा तभी होगा जब चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक आपको नहीं आता होगा। आई थिंक इस बार भी बीकॉम सेकंड ईयर में वही हुआ, वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट दे के आपको फंसा दिया, क्योंकि सबने तो वो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखना सीखा है ना। जब क्वेश्चन में नहीं होता है तो सोचो आपका कितना एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, ना आपको फॉर्मूला यूज करना है, ना वैल्यू निकालना है, ना कुछ करना है। बट लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज समझ ही नहीं सकते कि क्या होगा उनके साथ। क्लियर? तो इन सब चीजों को जज करना बहुत बेटर होगा और आपके लिए बहुत जरूरी है एक्चुअली। ठीक, इन चीजों को जज करने के बाद मैंने सेकंड टाइम आईपीसीसी दी और मेरे टोटल 7 पेपर्स में से 6 में एग्जाम्शन ली। ठीक, और उसके लिए पढ़ने के लिए आपको बहुत माइन्यूट सी चीजें जाननी होती है कि ऐसा क्यों किया। जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ा ना तो ये फॉर्मूलाज बने कैसे वो मुझे पता चला। बहुत मेहनत करने का, क्योंकि लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है कि याद कैसे रहे। तब देखते 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 मैंने मुझे समझ में आया कि ऐसा किया क्यों है। तो मुझे लगा कि वो ऐसा ही कुछ सिनेरियो, तो मैं सोच रहा था कि रीजन क्या है। तब मुझे समझ में आया एक्चुअली फॉर्मूलाज बने क्यों। ठीक, उस दिन समझ में आया यार, पहली बार अगर पता होता ना तो ज्यादा बेटर होता। आज भी लोगों को नहीं पता है, सीए फाइनल में होते हैं, सीए फाइनल पास कर लेते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज का लॉजिक ही नहीं पता। लर्न किया, टीचर ने बताया था इसलिए, उनका ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? समझ में आ रहा आप लोगों को ये चीज? क्लियर है? एकदम डाउट कोई नहीं? ठीक, हाँ क्या कॉस्टिंग के लिए? कॉस्टिंग के लिए क्या निकालना है? कुछ नहीं निकालना है, जो अमाउंट आप लिख रहे हो ना ये सारे कॉस्टिंग के लिए जाते हैं। सारा चारों थोड़ी ना जाएगा, कोई एक जाएगा। घर जाने का 4 तरीका है, पैदल भी जा सकते हैं, लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, दूसरे के साइकिल में जा सकते हैं, ओला उबर भी से जा सकते हो। चारों में एक साथ जाती है। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं। बैग ऊपर में रख देते हैं, चप्पल के साइकिल पे रख देंगे। ठीक है, खुद पैदल चल जाएंगे। ठीक, और अपनी जगह मोबाइल को भेज देंगे बस से। ये चारों एक साथ, तो एक रास्ता चूज करना होता है। कौन सा करेंगे? कोई भी। आप अच्छा, अगर आप मुझसे पूछो तो कौन सा करना बेटर होता है? जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना उतना ज्यादा बुक से निकाल के यूज कर सकते हैं। अच्छा, बट अगर मेरा प्रोस्पेक्ट हुआ गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है तो कौन सा यूज करेगा जिसमें सबसे कम है, मतलब 54 बोल रहे होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा कम प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। भैया उल्टा कंसेप्ट बता रहा है, अगर प्रॉफिट ही नहीं करेगा तो टैक्स कहां से देगा? इसीलिए तो बोल रहा हूं प्रॉफिट नहीं करना है ना, वरना टैक्स देना पड़ेगा। जब दिखेगा तो देना पड़ेगा। समझ में? अगर ढाई लाख का एग्जेम्पशन है ना। अच्छा, 3 लाख का 3 लाख का बिजनेस में कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। क्लियर मेरा कॉन्सेप्ट? ठीक, मैं आपका आंसर मैंने दे दिया। मैंने कहा बिजनेस को एग्जेम्पशन नहीं मिलता, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर है, और आप बिजनेस कर रहे हैं।
बात खत्म। 2 रुपए भी कमाएंगे तो टैक्स देके जाना होगा। ठीक, तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस सबसे कम वाला प्रॉफिट चूज करेगा। ठीक, और मान लो अगर बैंक से लोन लेना है तो ज्यादा वाला दिखाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे बैलेंस शीट का वैल्यू उतना बढ़ेगा और उतना ज्यादा बैंक से लोन मिलेगा। लोग सोचेंगे भैया प्रॉस्परस बिजनेसमैन। ठीक, तो चारों कैलकुलेट करते हैं और बेस्ट पुट करते हैं, जैसे लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, चार था ना, तो चारों से एक ही बार स्टॉक वैल्यू कर लेते हो क्या, 1 एट अ टाइम। तो यहाँ पे 1 एट अ टाइम। ठीक, आप लोग वहां से टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 4। सर सिर्फ होमवर्क लिखिएगा। हाँ, आगे। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेकंड टायर से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट टिल डेट दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सर कल कितने बजे ट्यूशन है? 12 बजे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 अभी बनाएंगे हम लोग। नहीं सर, अभी सर प्लीज। तो आप लोग 8 नंबर बना के रहिएगा। बस रहने देते, कल ही आ रहे बस कल ही आना है, कल ही मिलेंगे 12 बजे। हाँ, ये सीएस एग्जीक्यूटिव का प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। बस ठीक, एग्जीक्यूटिव का प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है बहुत सारे। सुबह क्लास में आओ। जाएगा।